ब्रह्मचारी। मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में अपना चल रहा है प्रथम अध्याय, और हम आज पढ़ेंगे सूत्र नंबर 9, 10, 11, 12 प्रमाण के भेद प्रभेद। अभी ये जो पीछे आया था कि छठवें सूत्र में प्रमाण और नयों की बात आई है, कैसे कि दो प्रकार से जान सकते हैं हम वस्तु को, कैसे प्रमाण और नय के माध्यम से। तो सूत्र था प्रमाण प्रमाण नैरधिगमः, यदि आपको याद हो, प्रमाण नैरधिगमः छठे सूत्र में, ठीक है। हाँ। तो वहां यह भी स्पष्ट किया था कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान अर्थात क्या? प्रमाण मतलब पूरी वस्तु, प्रमाण मतलब पूरी वस्तु का जब ज्ञान होता है ना, बिना किसी अपेक्षा के, है ना, पूरी वस्तु का जिसमें होता है वो प्रमाण ज्ञान कहलाता है। तो क्या कहा कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है, और ये सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। ये हमको पता है, सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। ज्ञान के 5 वेद हम सबने पढ़े हैं। कौन जी कौन से? किमति श्रुताब्दी मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। ये जी। तो हमारा 9वें नंबर का सूत्र हो गया। अब ये जो पांचों ज्ञान है वो क्या है? कि ये प्रमाण है, तत्प्रमाणे। कैसे हैं? प्रमाण ज्ञान है, ठीक है। जी ये पांचों प्रकार के जो सम्यक ज्ञान है। अब सम्यक ज्ञान क्यों बोला, केवल ज्ञान क्यों नहीं बोला? क्योंकि ज्ञान में तो कुज्ञान भी आ जाता है, मिथ्या ज्ञान जिसे कहते हैं। हाँ सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, इनको मिला के होते हैं 8 भेद। कौन कौन से? कि ये 5 तो सम्यक ज्ञान, और 30 और छठा हो गया आपका कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। पर इनको प्रमाण क्यों बोलते हैं? प्रमाण इसलिए बोलते हैं क्योंकि वस्तु का ग्रहण ज्ञान से होता है ना, वस्तु का ग्रहण ज्ञान से होता है। और प्रमाण का मतलब क्या होता है? कि वस्तु का एज इट इज जानपना, हाँ एज इट इज जानपना, वो प्रमाण ज्ञान। प्रूफ कर हाथी, देना कि भाई प्रूफ। हाँ ये है। हाँ, अब पीछे एग्जाम्पल आया था हाथी का, कि हाँ एक हाथी है ना। आप ये सोचो कि 5 अंधे लोग हैं, ठीक हाँ है, या 4 अंधे लोग हैं जिन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा, लेकिन उनको जानने का मौका मिला। तो उनके जो केयर टेकर थे उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप हाथी को देख कर आओ। तो अब देख तो सकते नहीं थे, तो वो स्पर्श कर सकते थे, टच कर सकते थे। तो एक व्यक्ति ने हाथी के पैर को छुआ, वहीं दूसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड को छुआ, तीसरे व्यक्ति ने हाथी के पेट को छुआ, और चौथे ने हाथी के कान को, और पांचवें ने हाथी की पूंछ को छुआ। वापस आए तो उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हें हाथी कैसा लगा, समझ में आया हाथी कैसा है? तो क्या कहा? एक व्यक्ति जिसने हाथी की सूंड को छुआ था, वो बोलता है हाथी अजगर जैसा होता है। हम्म सूंड अजगर जैसी होती है ना, तो हम्म हाथी अजगर जैसा होता है। दूसरे ने कहा हाथी पिलर्स जैसा होता है, पिलर मतलब खंबे, कम भी। राइट। और तीसरे ने कहा हाथी दीवार जैसा होता है, क्योंकि उसने उसकी पेट को छुआ था, और पेट बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा होता है, तो पूरा तो फेर नहीं पाया। उसको क्या लगा कि ये दीवार है। जिसने हाथी के कान को छुआ उसको लगा कि ये हाथी पंखे जैसा होता है, पुराने जमाने में पंखा करते थे ना ऐसे, जी तो जी। हाथी पंखे जैसा होता है। और जिसने पूंछ को छुआ उसने कहा हाथी तो झाड़ू जैसा होता है, हम्म राइट। अब मुझे ये बताओ कि उन पांचों में से गलत कौन है और सही कौन है? गलत कोई भी नहीं है, अपेक्षा से सब सही है, और किसी हाँ, को बोला अब जाएगा तो गलत है। उसमें अगर हम एक की बात करेंगे, हाँ एक की, किसी भी एक की, तो तो वो गलत हो जाएगा नए। नहीं। नहीं। हाँ किसी भी एक की बात करेंगे तो वो नए हो जाएगा। और जब हम पांचों को मिला के, है हम्म, ना, हम्म, पांचों को बैठा के बात करेंगे, तो पूरी एक वस्तु तैयार होगी। वो क्या हो जाएगा? प्रमाण। 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 क्या हो जाएगा? प्रमाण, प्रमाण। ठीक है ना। इसलिए ये कहा कि मति श्रुताब्दी मना पर्याय केवलानी ज्ञानम, यदि पांचों ज्ञान यानी सम्य ज्ञान कैसे हैं? प्रमाण ज्ञान। हम्म, क्लियर? हाँ जी। फिर 11वां सूत्र है आद्य परोक्षम।
आद्य का मतलब होता है शुरू के, और आद्य में लगी है ये द्वितीय विभक्ति, यानी कि दो क्या कहते हैं उसको, संस्कृत में होता है एक तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये आद्य का मतलब द्विवचन है, यानी शुरुआत के दो, हाँ। है ना। आद्य मतलब आदि, आदि मतलब कहते हैं ना शुरू से, जिसका आदि है, तो तो शुरुआत के दो। मोहित जी, हम लोग को खाली इनकी मीनिंग ही समझना, उसके बाद पूरा नहीं करना है क्या? आप मीनिंग समझ लें वो ज्यादा बेटर है, इसके बाद आपकी अगर मर्जी है ना तो आप इसमें पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक क्योंकि है। समझे बिना समझे इनके मीनिंग भी ध्यान में नहीं रहते, जी जी। सही। है ना। इसलिए तो आद्य परोक्षा मतलब शुरू के दो परोक्ष ज्ञान है ना। अब शुरू के दो कौन है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये सतवार सूत्र बेसिकली लिंक है आपस में। हाँ तत्वार्थ सूत्र, सूत्र का मतलब क्या होता है, धागा पिरोते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक मोतियों को पिरोते हैं। हाँ तो हाँ। ऐसे ही ये जो सूत्र फॉर्म में है, ये एक दूसरे से क्या है, लिंक है। लिंक है। तो इसमें जो 11वां नंबर का सूत्र है, ये आपके 9वें और 10वें नंबर को लिंक करता है, उससे लिंक है। तो यहाँ पे जब आया कि आद्य परोक्षम, इसका मतलब शुरुआत के दो। अब शुरुआत के दो कौन, कि मति और श्रुत, मती अक्षर। मति और श्रुत। अब अगर कोई केवल 11वें नंबर का सूत्र पढ़ ले, शुरू के सूत्र नहीं पढ़े, यानी 9वें और 10वें नंबर का सूत्र नहीं पढ़े, या केवल 9वें नंबर का सूत्र नहीं पढ़े, केवल 11वें नंबर का सूत्र पढ़े, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि बात किसकी चल रही जी जी। है ना। हाँ। तो आद्य परोक्ष मतलब मति, मति और श्रुत। फिर प्रत्यक्ष अन्य, अन्य अन्य कैसे हैं, प्रत्यक्ष है, अन्य प्रत्यक्ष है। परोक्ष क्या होता है, जो डायरेक्ट नहीं हो सकता। परोक्ष क्या होता है, जो डायरेक्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट का मतलब क्या, जिसमें आत्मा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, जो किसी के सहारे से हो, जो किसी के सहारे से हो, जिसमें किसी की अपेक्षा हो। तो इसमें जो है आद्य परोक्षम, यानी कि जो परोक्ष ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान है, इनमें अपेक्षा होती है किसकी, शरीर की। इनमें किसकी अपेक्षा होती है, शरीर। शरीर की अपेक्षा होती है, इसलिए उसको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। लेकिन बाकी के जो अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान होते हैं, ये आत्मा में ही प्रकट होते हैं, आत्मा के गुणों के कारण प्रकट होते हैं। किसके कारण प्रकट होते हैं, आत्मा। आत्मा के गुणों के कारण प्रकट होते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान कहे जाते हैं, या प्रत्यक्ष प्रमाण कहे जाते हैं। क्लियर है। हाँ। जी। तो जो वही नीचे लिखा कि पराधीन यानी दूसरे पर डिपेंडेंट ज्ञान को परोक्ष कहते हैं, और स्वाधीन यानी इंडिपेंडेंट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि के सहयोग से उत्पन्न होता है, वह पराधीन होने से परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अब देखो, हमारे जितने भी ज्ञान हैं जिस समय अभी हम हैं, ठीक है, चाहे हम पढ़ रहे हो, ठीक है ना, चाहे हम ध्यान के काल में हो, चाहे हम नींद के काल में हो, चाहे हम बेहोशी में हो, चाहे हम कोमा में हो, हमारे पास दोनों ज्ञान सदैव उपस्थित हैं। दोनों ज्ञान कौन से, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ठीक है। हाँ। हम अगर कभी हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही होती हैं प्रॉपर, कोमा में फॉर एग्जाम्पल, तब भी हमारा मन तो कार्य कर रहा होता है ना। जी। इसलिए यहां कहा है, और पराधीन होने से परोक्ष प्रमाण है। लेकिन जिस ज्ञान में इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी दो तरीके के होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण भी फर्दर क्लासिफाई किया दो तरीके में, कैसे, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी अब कोई आवरण नहीं है किसी भी प्रकार से, तो वो तो केवल एक ही ज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं केवल ज्ञान। और अवधि ज्ञान और मन पर्याय तो एक देश से या देश प्रत्यक्ष होते हैं। देश प्रत्यक्ष का मतलब किंचित, थोड़े, ठीक है ना। क्योंकि उनमें से अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी अवस्था के ऊपर हल्के से डिपेंडेंट है। अवस्था कैसे, यानी पर्याय के ऊपर।
जो नारकी और देव होते हैं, जी इनको तो जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। इनको तो जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, नारकी और देव लोगों को। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी तो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको कुअवधि होता है, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको सुअवधि होता है। ठीक है, ऐसे ही मन पर्याय ज्ञान केवल और केवल भावलिंगी मुनिराजों को, वो भी सबको नहीं, कुछ को होता हम्म है ना? मन पर्याय ज्ञान। और इनमें भी क्या है, क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान और मन पर्याय भी बेसिकली पुद्गल के विषय को ही जान सकते हैं, केवल पुद्गल के विषय को ही जान पाते हैं, और वो भी संपूर्ण मात्रा में नहीं, वो भी संपूर्ण मात्रा में नहीं, मर्यादा सहित, यानी एक लिमिटेशन है। अवधि ज्ञान में भी लिमिटेशन है और मन पर्याय ज्ञान में भी लिमिटेशन है। समझ में आया? हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट पेज। कि सीमित विषय वाले होने से अवधि ज्ञान और मन पर्याय ये देश प्रत्यक्ष हैं, और संपूर्ण ज्ञेयों का ज्ञायक होने से केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। उक्त ज्ञान के 5 प्रकारों का संक्षिप्त स्वरूप किस प्रकार है? किस प्रकार है? कि मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या कहता है? अब देखो यहाँ पे जो मति ज्ञान की बात है, वो कुमति की तो बात है ही नहीं, ये बात है सुमति यानी सम्यक ज्ञान की। ठीक है, तो ज्ञानों में किसकी बात होगी? तो क्या बोला कि पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, पराश्रय मतलब क्या? ये शरीर मेरा है, शरीर के द्वारा मैं जानता हूं, है ना? ऐसी बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को, क्या बोला कि भैया जब हमें सम्यक दर्शन प्रकट होता है, दर्शनोपयोग मतलब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसके बाद जब मैं अपने में आता हूं, और वो ज्ञान जो होता है आत्मा के ज्ञान को क्या बोलते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। क्लियर है? जी अब देखो दर्शनोपयोग में मतलब वो दर्शनोपयोग ये सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन अलग विषय है और दर्शन उपयोग अलग विषय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। श्रद्धा मतलब क्या? रुचि, प्रतीति, विश्वास। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दर्शन उपयोग है, ये दर्शन सामान्य अवलोकन है ज्ञान होने से पहले। सामान्य अवलोकन है ज्ञान होने से पहले दर्शन। ठीक है, हमने द्रव्य संग्रह में, आप देखिएगा पुरानी रिकॉर्डिंग्स उठाकर सुनिएगा, उसमें साफ बताया गया था कि दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन। जब हम किसी चीज को जान पाते हैं, जैसे मेरे को आप आर के जैन साहब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? तो जब मैं आपको जान पाऊं, उससे पहले का जो भाव भाषण हुआ, पहले का, हाँ, है ना, उससे ठीक पहले का, लेकिन वो शायद मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं हुआ, उस समय दर्शन हुआ है, केवल एक सामान्य अवलोकन हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद ज्ञान हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? दर्शनोपयोग। और उसी दर्शनोपयोग पूर्वक, यानी उसके बाद, दर्शनोपयोग के बाद स्व सन्मुखता की ओर जब मैं जाता हूं, यानी अपनी ओर मुड़ता हूं, और उस समय जब अपने आत्मा का ज्ञान होता है, तो वह ज्ञान क्या कहलाता है? मति ज्ञान कहलाता है। लेकिन उस ज्ञान में भी, उस ज्ञान में भी इंद्रियां और मन कैसे होते हैं? निमित्त होते हैं। क्यों निमित्त होते हैं? क्यों निमित्त होते हैं? क्योंकि जब तक हमें भाव भाषण होता है, तो उस समय हमारे पास विकल्प अवस्था होती है, विकल्प होते हैं, और वो विकल्प इंद्रियां और मन के विषय हैं। विकल्प जो हैं वो इंद्रियां और मन के विषय हैं। क्योंकि ठीक है ना? और इसलिए, इंद्रियों के सहारे हमको वो मति ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, इसलिए उनमें निमित्त हैं इंद्रियां और मन। उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्लियर है? अब श्रुत मति ज्ञान क्लियर हो गया। श्रुत ज्ञान क्या होता है? देखो, हम सब ने कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में एक होता है इनपुट, एक होता है सीपीयू,
और एक होता है आउटपुट। हाँ। तो बेसिकली जो इनपुट है ना, वो तो है मति ज्ञान, हम्म, इनपुट तो है मति ज्ञान। हाँ। और जो आपने डाला, जो फीड किया, जो प्रोग्रामिंग की अंदर, फिर वो प्रोग्रामिंग का प्रोसेस चला, हम्म, प्रोसेस, हाँ। दैट इज श्रुत ज्ञान, हाँ, दैट इज श्रुत ज्ञान। हाँ। ठीक है ना? तो मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को क्या बोला? अब जैसे आर के जैन साहब मेरे सामने बैठे हैं, तो आर के जैन साहब को जाना, केवल केवल आर के, देखिए ये आर के जैन साहब है, मैंने जान ली, ये मति ज्ञान। हाँ। आर के जैन साहब के द्वारा मैंने ये जाना कि ये तो बेंगलोर में रहते हैं। ठीक है ना? इनके छोटे छोटे नाती पोते भी हैं, इनका कपड़े का, गारमेंट्स का बिजनेस है, अनु जैन इनकी वाइफ है, हाँ। राइट? हाँ। तो ये सब मैंने जाना किसके माध्यम से? आर के जैन साहब के माध्यम से। तो ये क्या हो गया? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान हो गया। ये क्या हो गया? श्रुत ज्ञान हो गया। ठीक है ना? मैंने पुस्तक पढ़ी और ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं केवल ये पढ़े, मैंने पुस्तक पढ़ी और ये वर्ड्स लिखे हुए हैं केवल ये पढ़े, राइट? तो ये पढ़े और इनको शब्दों का जो ज्ञान हुआ वो तो हुआ मति ज्ञान, लेकिन इन शब्दों के ज्ञान के माध्यम से मैंने, मेरे ज्ञान में ऊहापोह चली कि ये मति ज्ञान कैसे हो सकता है। कि अच्छा, जैसे मैंने सीपीयू का एक एग्जाम्पल दिया, तो वो क्या हो गया कि वो श्रुत ज्ञान हुआ, क्योंकि वो हमने एक के माध्यम से दूसरे को समझने की या समझाने का प्रयास किया। ठीक है, उसको और गहराई से जानने का प्रयास किया, तो वो श्रुत ज्ञान होता है। समझ में आ गया? मति ज्ञान से, खाली मति ज्ञान से, खाली मति ज्ञान से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। जब जब तक तक अपन उसको डिटेल में समझेंगे नहीं तब तक कुछ हाँ, प्राप्त नहीं होगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना? आपने इनपुट दे दिया, लेकिन अगर वो अंदर कंप्यूटर में प्रोसेस नहीं हुई तो वो आउटपुट भी निकल कर नहीं आएगा। अब अवधि ज्ञान क्या होता है साहब? कि इंद्रियां और मन के निमित्त बिना, इंद्रियां और मन के निमित्त बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की मर्यादा यानी लिमिटेशन लिए हुए, ठीक है, सीधे आत्मा से, सीधे आत्मा से, उसमें इंद्रिया और मन निमित्त नहीं होती, आत्मा की, मैंने बताया ना कि आत्मा की गुण है, आत्मा की खूबी है ये, ठीक है ना? आत्मा से रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानने को, रूपी पदार्थ का मतलब क्या? रूपी तो एक ही होता है, पुद्गल, रूपी एक ही है, पुद्गल। उन पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ जो रूपी पदार्थ है ना, उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए। क्या मतलब? कि मोहित जैन को अगर यहाँ पर अवधि ज्ञान है तो भैया जरूरी नहीं कि वो बेंगलोर तक पहुंच पाए। हो सकता है मेरे 8-10 किलोमीटर के एरिया में जो रूपी पदार्थ हैं उनको मैं जान पाऊं। ठीक है? जो और उत्कृष्ट ज्ञान हो जाएगा, बड़ा ज्ञान हो जाएगा, अवधि ज्ञान, तो हो सकता है वो बेंगलोर तक पहुंच जाए। फिर आपके पास पास जो जगह है कि ये पहचान लें कि जैन साहब कहाँ रहते हैं बिना आपसे जाने, वो जान लें, तो वो भी क्या हो गया? अवधि ज्ञान हो गया। इंडिया के बाहर पहुंच जाएं, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि पूरे विश्व को जान सकें। पूरे विश्व से मतलब ये अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा विश्व मतलब 3 लोक की बात कर रहा हूं, है ना? इतनी सामर्थ्य नहीं होती। ठीक है? सही है। फिर क्या बात कही कि हाँ, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। अब मने पर्याय क्या होता है? मना पर्याय ज्ञान केवल ज्ञानी मुनिराजों को होता है ना? और उनको भी इंद्रियां और मन के निमित्त बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए, अब ध्यान से पढ़िएगा बोल्ड लेटर्स में, कि दूसरे के मन में स्थित विकल्प रूप रूपी विषयों को सीधे आत्मा से स्पष्ट रूप से जानने को मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। क्या मतलब? कि अगर किसी मुनिराज को मन पर्याय ज्ञान है, ठीक है ना, तो वो सामने वाले के या मर्यादा में, उस सीमा में वो ये जान सकते हैं कि उसके मन में कैसे भाव उमड़ रहे हैं। और चूंकि भाव भी पौद्गलिक है, भाव भी कैसे हैं?
पौद्गलिक है। आप कैसे हैं? पौद्गलिक है। इसलिए यहाँ पर आया कि रूपी विषयों को, है ना, मैं जैसे आपको सपोज मना पर्याय है और मैं आपके सामने बैठा हूं या नहीं भी बैठा हूं, तो एक मर्यादा के साथ आप में, जैसे मैं कुछ सोच रहा हूं कि मेरे मन में चल रहा है कि यार काश मेरा जो है 500 बीघे का घर होता या 500 वर्ग गज का घर होता, कोठी होती, मेरे मन में ये चल रहा है, और आपने उसको जान लिया बिना बिना मेरे से बात किए हुए, केवल मेरे बारे में जानकर, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? इस तरीके से मना पर्याय ज्ञान हो गया। ये बड़ा स्कूल सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, जी जी। मोटा मोटा। मन में क्या चल रहा है इसको मालूम हो जाए। हाँ, ज्ञान में क्या चल रहा है, लेकिन ज्ञान में अगर आत्मा चल रही है, समझ में आ रही ना बात, तो नहीं जान पाएंगे, अच्छा। क्योंकि आत्मा तो रूपी है ही नहीं, हाँ। है ना। आगे अवधि ज्ञान और मन पर्याय के ये तो हो गया, ये आगे आ जाएगा, ठीक है ना। मुझे लगता है ये काफी जी है ना। जी। हाँ, अब हम आगे आते हैं। मोहित जी, पुराण हाँ थोड़ा सा पूछना था मेरे को। पेज हाँ, नंबर बोलिए। 33 में लास्ट पैराग्राफ। ये पिछली बार भी रह गया था, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो ये हो नहीं पाया था। वह क्या पूछे कि वह पूजितम नहीं है, क्योंकि प्रमाण लक्षण वाला व्यवहार ने भी आत्मा को नए पक्षातीत नहीं कर सकता। ये मुझे वास्तव में ध्यान नहीं रहा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि थर्सडे क्लास में भी सुना था पर फिर भी ढंग से समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं, आप मुझे बस आज का टाइम दो, हाँ ये मैं ठीक। नोट कर लेता हूँ, है ना। और अगर पॉसिबल हो ना तो इसकी फोटो खींच के आप मेरे को डाल देना व्हाट्सएप पर, ठीक तो ठीक। मुझे दिमाग में रहेगा, हाँ ठीक है ना। तो मैं किसी विद्वान से चर्चा करके फिर आपको समझा दूंगा आज की डेट में ही, हाँ जी। ठीक है। बाकी जो अभी इसमें समझा, इसमें तो कुछ मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। नहीं अभी तो नहीं एकदम नहीं। ठीक है। हाँ अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 41 पर दो शब्द आएंगे इसमें, जो ये बोल्ड लेटर्स में दे रखा है। हाँ यद्यपि। देखो, प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में प्रमाण दो प्रकार का होता है। आदि के दो ज्ञान अर्थात मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, और अंत के तीन ज्ञान अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके बाद बोल्ड लेटर में दे रखा है, यद्यपि यहाँ तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान को परोक्ष प्रमाण ही कहा गया जी। है ना। हम्म। तथापि न्याय शास्त्र में, न्याय शास्त्र मतलब कि जो जैन दर्शन को समझने की विधि के अनुसार जो न्याय शास्त्र हैं, जो बताए जाते हैं कि क्या न्याय है, ठीक है, उसमें एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जिसे इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं, जिसे इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं। तो ये जो हम इंद्रिय से जानते हैं ना, इसको भी लौकिक भाषा में प्रत्यक्ष कह सकते हैं, लेकिन वो अपेक्षा क्या है कि ये इंद्रिय प्रत्यक्ष हैं। ये कैसे हैं? इंद्रिय प्रत्यक्ष या साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। पहले ही व्यवहार नाम दे दिया है इसमें, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ठीक है। जो अपन समझ इंद्रियों में आया? हालांकि जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, वो परोक्ष ही रहता है, लेकिन कभी कभी यूज कर लेते हैं ये टर्म कि ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष या इंद्रिय प्रत्यक्ष है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियां प्रत्यक्ष जानती हैं, और इंद्रियां जानती नहीं है, लेकिन एक कहने में आता है। इंद्रियों के माध्यम से अपन जान सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसे ही अध्यात्म शास्त्र के अनुसार एक स्वानुभूति प्रत्यक्ष भी होता है। स्वानुभूति प्रत्यक्ष मतलब क्या हो गया, है ना। ये परोक्ष प्रमाण ही है, ये भी प्रत्यक्ष है, ये भी सॉरी परोक्ष ज्ञान है, ये ज्ञान भी परोक्ष है। सही जो से। स्वानुभूति प्रत्यक्ष है ना, ये भी परोक्ष है। मति श्रुत ज्ञान को ही होता है केवल। तो जब आत्मानुभूति होती है, जब आत्मानुभूति होती है, किसको? सम्यक दृष्टि जीव को, यानी चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान में, ठीक है। और यदि उनको अवधि ज्ञान और मन पर्याय नहीं है, ठीक है, तो उनको जब आत्मानुभूति के काल में कौन सा ज्ञान होगा? स्वानुभूति प्रत्यक्ष। कौन सा ज्ञान होगा? स्वानुभूति प्रत्यक्ष। क्लियर है? और जब वो इंद्रियों के माध्यम से जानेंगे तो कौन सा ज्ञान होगा? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष या इंद्रिय प्रत्यक्ष, ठीक है।
ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और सहानुभूति प्रत्यक्ष मति सम्यक श्रुत ज्ञान वालों को ही होते हैं। सम्यक दृष्टि जिसको मिलती प्राप्त हो जाती है, तो उस जीव हाँ, को अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान होता ही होगा ना। नहीं 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 नहीं, नॉट नेसेसरी, हाँ, नॉट नेसेसरी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि सम्यक दृष्टि, मेरे को लगा सम्यक दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है उसको सब कुछ ध्यान पड़ जाता है। ये भी हो सकता है कि 11वें 12वें गुलिस्तान तक पहुंच जाए। नहीं 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 नहीं, अनुज, सम्यक का मतलब होता है प्योर, शुद्ध। हाँ, अब वो शुद्धता एक अणु मात्र की हो या हाँ, शुद्धता सकल हो, है अच्छा, ना, क्वांटिटी का भेद हो सकता है बट क्वालिटी में कोई भेद नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। जितना शुद्ध ज्ञान केवली का होता है, हाँ, उतना ही शुद्ध ज्ञान जो है सम्यक दृष्टि जीव का होता है, भले ही चौथे गुण स्थान में हो। हाँ, लेकिन उनको पूरा नहीं होता हाँ, है केवली ज्ञान को लेकिन जितना जरूरी पूरा। नहीं है, हाँ, हाँ, नेसेसरी, नॉट नेसेसरी कि उनको अवधि ज्ञान हो। और हाँ, मने पर्याय तो केवल ज्ञानी मुनिराज को हो सकता है, होता ही है ऐसी बात नहीं है, सही है। हो सकता है, लेकिन उन्हीं को हो सकता है और किसी को नहीं। हाँ, ठीक है। टेंटेड। आत्मा, अब ये हो गया, एक बात की बात है, ठीक है ना। अब आइए हम पेज नंबर 42 42। मति ज्ञान। अब ये मति ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कि 9वें सूत्र से 12वें सूत्र तक 5 प्रकार के ज्ञानों की सामान्य चर्चा करके उनके परोक्ष प्रत्यक्ष आदि भेद प्रभेद गिनाए, और अब आगामी 13 से 19वें सूत्र तक 7 सूत्रों में मति ज्ञान के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध कराते हैं। देखो, अब डरना नहीं, जो मैं बोलने जा रहा हूं, इस छोटे से मति ज्ञान के 336 भेद हैं, और इन 336 भेद को हम 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं, जान सकते हैं। 336 भेद होते हैं इस मति ज्ञान के। कौन कौन से, पहले आते हैं, समझते हैं। देखिए कि इनका जो मति ज्ञान के अलग अलग नाम हैं, किस किस नाम से जानते हैं कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। इसको अगर हम तोड़ें तो समझ सकते हैं मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, अभिनिबोध, ठीक है। फिर ये लिखा इत्यनर्थांतरम, का मतलब इति, अन, अर्थ, अंतरम, यानी कि इसके और भी, ये सॉरी, ये उसके ही नामांतर हैं, इसके मति ज्ञान के, यानी पर्यायवाची हैं। कहीं पर मति को मति ज्ञान कहते हैं, कहीं स्मृति ज्ञान कहते हैं, कहीं संज्ञा कहते हैं, कहीं चिंता और कहीं अभिनिबोध भी कहते हैं। ठीक है। तो ये 5 ज्ञान, 5 जो नाम है, ये मति ज्ञान के ही नामांतर हैं, पर्यायवाची हैं। इनका लेकिन स्वरूप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कैसे कि तथापि फिर भी इन सभी में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम ही अंतरंग निमित्त है। मतलब कैसे कि इनका स्वरूप भले से अलग हो, लेकिन ये उघाड़ में क्यों नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि इनमें कैसा है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। मति ज्ञानावरण क्या हो गया कि ढका हुआ, मति ज्ञानावरण क्या हुआ, हमारे मति ज्ञान को ढक दिया। और क्षयोक्षम क्या हुआ, क्षयोक्षम क्या हुआ, इधर देखो, इधर देखो आप, हाँ, है देखो, ना। हाँ, जैसे ये तो पूरा ढक गया हाँ, है, तो मति ज्ञान ढक गया, लेकिन अगर मति ज्ञान पूरा ढक जाएगा तो जीव जड़ हो जाएगा। हाँ, इसलिए क्षयोक्षम, यानी कि खुल, थोड़ा इनमें थोड़ा जो खुला हुआ। थोड़ा सा खुला हुआ, तो इसे कहते जानकारी हैं खुल गई। क्षयोक्षम। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये यद्यपि इनका स्वरूप अलग अलग है, तथापि इन सभी में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम ही अंतरंग निमित्त है। इस कारण इन्हें मति ज्ञान के नामांतर कहे हैं। ठीक है। अब इनका क्या मतलब कि जो मति ज्ञान, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये जो है, इनमें मति ज्ञान का जो क्षयोक्षम है, मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम, मति ज्ञान का नहीं, मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम जो है, वो क्या है, थोड़ा सा इनमें वेराइटी है, वेरी वेरी करता है ना, इसलिए इनको नामांतर कहा है। अब क्या क्या इनकी डेफिनेशन दे रखी है कि मनन करना मति है, स्मरण करना स्मृति है। ठीक है। जोड़ रूप, अब इसके बारे में बताएंगे डिटेल में, और नहीं भी बताएं तो आपके लिए मतलब सिर्फ इतना सही है,
जोड़ रूप ज्ञान कैसा है? संज्ञा या प्रत्यभिज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान, जोड़ का मतलब वो 1+1 2, ये वाला जोड़ नहीं। हाँ। जोड़ मतलब लिंक करना। अच्छा। जोड़ लिंक मतलब करना। लिंक करना। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति को देखा, ठीक है, या चलो मैंने आर के जैन साहब को देखा, हाँ। और मैंने ये जाना, अरे ये तो वही आर के जैन साहब हैं जो बेंगलोर में रहते हैं। तो हाँ। मैंने जोड़ लगाया ना, जी, लिंक। जोड़ लगाया ना, तो ये हाँ। क्या हो गया? ये, संज्ञा। हाँ, संज्ञा। और यह प्रत्यभिज्ञान, ठीक है। ज्ञान। हाँ। फिर व्याप्ति ज्ञान तर्क, अर्थात चिंता है। चिंता मतलब किसी चीज का चिंतवन करते रहना, हम्म। ठीक है। अनुमान ज्ञान अभिनिबोध है। अनुमान मतलब गैस। गैस करना। अच्छा। हम्म। अभी नहीं बोल रहे। यस। ठीक है। ठीक। अब आगे आ तहसील। जाइए कि जब मति ज्ञान प्रत्यक्ष से मति नामक नामांतर में अवग्रह इहा, ये ऊपर से पांचवी छठी लाइन में आप देखो, जब मति ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष से मति नामक नामांतर में अवग्रह इहा और अवाय के रास्ते सीधे धारणा तक पहुंचता। अब ये आप सोचोगे ये क्या चीज आ गई? अवग्रह इहा अवाय धारणा। अवग्रह इहा अवाय धारणा भी मति ज्ञान के भेद है। इनफैक्ट कहा जाए तो स्टेप्स हैं, स्टेप्स हैं। पहले अवग्रह होता है, फिर इहा होता है, फिर अवाय और फिर धारणा। क्या होता है आगे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कालांतर में उसका याद आना स्मरण है। कालांतर मतलब बाद में, बाद में, है फ्यूचर। ना, कभी बाद में इसको याद करना कि हाँ ये वो था, हाँ। ठीक है। इस प्रकार तत्व का निर्णय करने के लिए मनन करना मति है, और धारणा ज्ञान में विद्यमान गेय, गेय मतलब जो जानने में आता है, गेय का याद आना, स्मरण करना, वो स्मृति ज्ञान है। गॉट इट? यानी कि जो हमारे धारणा ज्ञान, धारणा का मतलब होता है जो हमने धारण किया, अब जो मिटेगा नहीं, है ना, तो वो ज्ञान, उसमें विद्यमान गेय का याद आना, स्मरण करना, मेमोरी, मेमोराइज करना किसी चीज को, वो स्मृति है। फिर वही, जब वही मति ज्ञान पूर्व काल के इंद्रिय प्रत्यक्ष, पूर्व काल के यानी पास्ट में जब इंद्रिय प्रत्यक्ष और वर्तमान में इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्मृति के नाम माध्यम से जोड़ता है, तब उससे जो ज्ञान होता है वह संकलन, संकलन मतलब लिंक, जोड़ रूप ज्ञान प्रत्यभिज्ञान या संज्ञा कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखो, देखो वही बताया कि यह वही है जो मैंने पहले देखा था। अरे ये पेन तो वही है जो मैंने अपनी बेंच के नीचे पड़ा हुआ देखा था। समझ में आ गई ना बात? तो जब पहले देखा था उस समय वो मति ज्ञान नॉर्मल मति था, है ना, मति था। फिर याद आया, स्मृति। अब उसको पहले वाली इंसिडेंट से मैंने जोड़ा कि ये वो ही है ना। अगर हमने व्याकरण पढ़ी हो इंग्लिश या हिंदी या जैसे भी जिस भी लैंग्वेज में, तो आपको ध्यान होगा उसमें कंजंक्शन या क्लॉजेज यूज करते थे, क्लॉजेज यूज करते थे, राइट। तो बस उसी तरीके से ये है। कैसा क्लॉज यूज किया कि यस आई रिमेम्बर द डे व्हेन आई वेंट देयर एंड आई स्टिल फील द सेम फीलिंग व्हेन आई सॉ यू टुडे, राइट। मतलब मैंने पहले जब तुम्हें देखा था, मैं वहां गया था और तुम्हें देखा था, आज भी मैंने तुम्हें देखकर वैसा ही महसूस किया। तो समझ में आ गया ना इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे आप ये समझो कि जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका है, बहुत टाइम बाद, 5 साल 10 साल बाद उसकी मुलाकात हुई, ठीक है ना। तो आज वो क्या बोलता है कि तुम 10 साल पहले जैसी दिखती थी आज भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। मतलब क्या कि जो वो उसने स्मृति करी। पहले तो उसके धारणा ज्ञान में था यानी मति ज्ञान में था, फिर उसने स्मृति करी, मेमोराइज किया, फिर उसने पुराने वाले इंसिडेंट से लिंक किया, लिंक किया। राइट। तो ये प्रतिभिज्ञान हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही हो, उल्टा भी हो सकता है कि अरे तुम तो पहले बड़ी खूबसूरत दिखती थी और आज तो मोटी भैंस जैसी हो गई हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो उससे एकदम उल्टा या विपरीत है। इस प्रकार के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान अथवा संज्ञा कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का होता है। क्या कि यह ही
ये देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ही वह है। ही मतलब क्या कि उसने फर्म। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी अभी आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है। ई के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है। यही वह है, यह एकता तो प्रत्यय भी ज्ञान है, मुझे आवाज नहीं आ रही। यह उसके समान। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। ठीक है, देखिए, तो इस प्रकार के जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिज्ञान अथवा संज्ञा कहते हैं, और ये 5 प्रकार का है कि यह ही वह है। यह ही वह है मतलब क्या कि ये इसमें फर्म डिसीजन है, फर्मिटी है, हाँ राइट, कि यह ही वह है। फिर दूसरा क्या होता है कि ये बिल्कुल उसके जैसा है या उसके समान है। हम्म तो ये क्या हो गया? सादृश्य। सादृश्य का मतलब उसके समान, कंपेयर करना, ठीक है। हाँ फिर यह उससे विलक्षण है या विपरीत लक्षण है। हम्म, विलक्षण मतलब उससे ऊपर, या विपरीत लक्षण या उससे नीचे, ठीक है। अब जैसे वो प्रेमी प्रेमिका मिले, तो उसने उससे प्रेमिका से कहा कि तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, तो ये क्या हो गया? विलक्षण। और अगर ये बोल दिया कि तुम पहले से ज्यादा ढल गई हो, तो ये क्या हो गया? विपरीत लक्षण, ठीक है। तो ये थर्ड वन हो गया कि यह विलक्षण, ठीक है। हम्म, यह इससे दूर है, तो यह हो गया प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान, राइट। जी। और केवल ये कहना कि यह वृक्ष है, यह सामान्य प्रत्यभिज्ञान हो गया। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जब हम प्रत्यक्ष स्मृति संज्ञा के आधार पर इस प्रकार के नियम तैयार कर लेते हैं कि जहां जहां धूम, धूम मतलब धुआं, कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है। कहते हैं ना कि धुआं, जहां धुआं उठता है वहां पर आग होती ही होती है। हाँ तो ऐसे ही, तो हमने क्या किया, ये हमारा प्रत्यभिज्ञान ज्ञान हो गया, यानी पहले मति, स्मृति और संज्ञा, ठीक है। समझ में आ गया ना? जी हाँ हाँ। और फिर वहां पर अवश्य होता है। और फिर हमने इसका चिंतन किया कि जहां जहां धुआं उड़ता है वहां वहां आग अवश्य होती है, और जहां धुआं नहीं होता या जहां अग्नि नहीं होती हाँ वहां धुआं भी नहीं होता है। तो ऐसे ही हमने तर्क किया। क्या हम्म, किया? तर्क किया ना, कि हम्म, हमने धुएं को देखा और धुएं को देख के हमने अंदाजा लगा लिया किस बात का? लगी हुई है। कि वहां पर आग तो होगी, आग लगी हुई है। तो हम्म, ये क्या हो गया? तर्क। इसे कहते हैं चिंता। क्या हम्म, कहते हैं? चिंता। चिंता। ठीक है? और फिर ये अनुमान, इसी तर्क से अनुमान की सिद्धि होती है। इसी तर्क से अनुमान की सिद्धि होती है, जिसे अभिनिबोध भी कहते हैं। हम्म, जिसे अभिनिबोध भी कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन क्या था? धुआं, ठीक हम्म, है। साधन क्या था? धुआं। और फिर हमने उससे अंदाजा लगाया कि ये क्या है? आग है, यहाँ पर आग लगी हुई है, तो वो साध्य हो गया। तो उसके ज्ञान को क्या कहा? हाँ अनुमान। हाँ इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है क्योंकि उसके ऊपर धुआं है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है। जैसे रसोई घर, जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता। जैसे कि हाँ तालाब, हम्म, क्योंकि इस पर्वत पर धुआं है अतः यहाँ अग्नि अवश्य है। यह अनुमान का सर्वांग उदाहरण। उदाहरण है। क्लियर? हाँ जी। क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब ये पीछे इसके दो अर्थ दे रखे हैं, इसके दो वो दे रखे हैं अनुमान ज्ञान के दो टाइप्स। स्वार्थ, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थ का मतलब स्वार्थी नहीं, स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, कि स्वयं ही जाने हुए साधन से, हम्म, स्वयं ही, ठीक है। हाँ और ये दूसरे के उपदेश से वो होता है परार्थ। बराबर। अब इसमें कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैंने अपने आत्मा का अनुभव किया तो मुझे अंदाजा लगा कि मेरे आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं। तो हम्म, ये क्या हो गया? स्वार्थ अनुमान हो गया।
और जब मुझे जिनवाणी के माध्यम से या मेरे गुरु के माध्यम से, उनके उपदेश से ये मालूम पड़ा कि आत्मा कैसा है, तो ये हो गया परार्थ अनुमान। कराते हैं। ठीक है, हम्म। समझ में आ गया। जी। हाँ जी। लेकिन इसमें ध्यान रहे, स्वार्थ अनुमान मति ज्ञान में आता है और परार्थ अनुमान श्रुति ज्ञान में आता है। अच्छा। स्वयं समझने के लिए जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थ अनुमान है, और दूसरे को समझाने के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाता है वह परार्थ अनुमान है। ये बहुत बड़ा ऐसा विषय नहीं है, हमारा काम तो पीछे तक फिनिश हो गया था, ठीक है ना। जी। लेकिन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो हो उसमें, कुछ पूछना हो? नहीं, ठीक है। ठीक है, देखिए, इंद्रिय और मन की निमित्तता, इन मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध रूप मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। इसकी चर्चा आगामी सूत्र में है, जो इस प्रकार है। क्या कि तत् इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, देखिए पढ़ेंगे ना, तत्, त त त और आदत त, तत्, फिर इंद्रिय, फिर अनिंद्रिय, अनिंद्रिय। तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। अगर हम इसको तोड़ें तो कैसे पढ़े जाएंगे? तत् प्लस इंद्रिय प्लस अनिंद्रिय और निमित्तम। तो उस मति ज्ञान में, और पढ़ेंगे ऐसे ही, तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम जैसा लिखा हुआ है, उस मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मति ज्ञान के पांचों भेदों में जो पहला भेद मति है, उसमें ही इंद्रियां और मन निमित्त होते हैं। स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध में मन मात्र, मन ही निमित्त होता है, इंद्रियां नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो पहले हमारे ज्ञान में आ चुकी, धारणा ज्ञान में आ चुकी। अब तो केवल उसका ज्ञान यानी मन से जानना ही बाकी रहा है, ठीक है ना। क्या मति ज्ञान में इंद्रियां और मन का निमित्त होना आवश्यक है? आवश्यक तो नहीं है, परंतु जब मति ज्ञान के माध्यम से आत्मा रूपी पुद्गल को जानता है, तो उनके जानने रूप विकल्पों में परिणत होता है। परिणत का मतलब क्या होता है? परिणमित होता है, यानी उन विकल्पों में झूलता है। क्या होता है? उन विकल्पों में झूलता है। तब उनमें इंद्रिय और मन निमित्त अवश्य होते हैं। क्लियर? यह तो आप जानते ही हैं कि इंद्रियां मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दों की ही ग्राहक, ग्राहक मतलब ग्रहण करने वाली, उनको ही लेने वाली है ना, उनको ही समझने वाली, और मन विकल्पों में निमित्त होता है ना जी। इसलिए जब आत्मा अमूर्तिक पदार्थों को जानता है, विशेषकर आत्म सम्मुख होता है, तो उसमें इंद्रियां और मन की निमित्तता की आवश्यकता नहीं होती। यह तो सर्व, और जब सम्यक दृष्टि जीव है, जिसको अभी अवधि ज्ञान भी नहीं है, मन पर्याय भी नहीं है, केवल ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है, यानी कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, तब भी शुद्धोपयोग के काल में भी वो ज्ञान मति ज्ञान कहलाएगा, बट उसमें इंद्रियां और मन निमित्त नहीं होंगे। इंद्रियां और मन निमित्त नहीं होंगे शुद्धोपयोग के काल में। शुद्धोपयोग का मतलब जब आत्म सन्मुख हो रहा है जीव। क्लियर है? समझ में आया आपको? हाँ जी। यह तो सर्वमान तथ्य है कि इंद्रियां और मन तो रूपी पुद्गल पदार्थों को ही जानने में निमित्त हो सकते हैं, तथा मति ज्ञान का विषय छयों द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय हैं। अतः मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना भी संभव है, अन्यथा उसे इंद्रियातीत विकल्पातीत अनुभूति कैसे होगी? अगर केवल इंद्रिया और मन के निमित्त से ही उसको माना जाएगा मति ज्ञान को, तो फिर आत्मानुभूति कैसे होती? क्योंकि आत्मा की अनुभूति का मतलब क्या? आत्मा तो रूपी नहीं है, अमूर्तिक है, अरूपी है, तो उसको फिर कैसे जानेंगे? मन से। उसमें तो इंद्रियां और मन निमित्त होंगे नहीं। अच्छा। आत्मा को मन से नहीं जाना जा सकता। अच्छा। आत्मा को मन से नहीं जाना जा सकता, लेकिन आत्मा को जानने से पहले आत्मा को जानने के विकल्प अवश्य होते हैं। आत्मा को जानने से पहले
आत्मा को जानने के विकल्प अवश्य होते हैं, लेकिन जब तक वो विकल्प रहते हैं तब तक आत्मानुभूति नहीं हो सकती। विकल्पों के समाप्त होकर ही आत्मानुभूति हो सकती है। हाँ क्लियर है? हाँ जी। आगे बढ़े। हाँ हाँ जी। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये 4 मति ज्ञान के भेद हैं, या स्टेप्स कहना चाहिए। क्रमिक, क्रमिक का मतलब सीरियल वाइज। हाँ सबसे पहले अवग्रह होता है, ठीक है, हाँ फिर होता है हाँ इहा, फिर अवाय और फिर धारणा, ठीक है। अवग्रह क्या होता है कि चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होने वाले सामान्य ज्ञान को, यानी दर्शनोपयोग होता है, उसके जस्ट बाद झट झट से जो ज्ञान होता है, केवल सामान्य ज्ञान, उसमें कोई निर्णय नहीं करा, हमने कोई निर्णय नहीं करा, ठीक है, केवल सामान्य ज्ञान, तो वो अवग्रह ज्ञान कहलाता है। जैसे कि ये मनुष्य है, अब इसमें वो मनुष्य लंबा है, गोरा है, काला है, पतला है, और औरत है, आदमी है, लूला है, लंगड़ा है, हमने ये कोई भेद प्रभेद नहीं करे, तो ये क्या हो गया? अवग्रह ज्ञान हो गया, ठीक है। फिर उसको जानने के संबंध में उसके बारे में स्पेशल स्पेशल जानना कि भैया ये आर्य है या मलेच्छ है, या कहना चाहिए कि औरत है या आदमी है, लंबा है, गोरा है, चिट्टा है, इस बारे में जानना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ईहा हो गया। ये क्या हो गया? ईहा ज्ञान हो गया, ठीक है। फिर ईहा में ईहा ज्ञान में आकर फिर किसी निर्णय पर पहुंचना कि नहीं, ये तो आदमी ही है, ये तो आदमी है, तो ये क्या हो गया हमारा? अवाय। ये क्या हो गया? अवाय। और फिर उसको नहीं भूलना। हाँ, उसको नहीं भूलना, निर्णय करके फिर उसको नहीं भूलना, वो क्या हो गया? धारणा। धारणा आ गया? हाँ जी। ठीक है। अब इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का मतलब होता है मन, इंद्रिय का मतलब इंद्रियां हो गई, और अनिंद्रिय का मतलब होता है मन। तो उन इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से प्रकट रूपी पदार्थों के अवग्रह, इह, अवय और धारणा, ये सभी मति ज्ञान की क्रमशः विकसित होने वाली पर्याय है। मतलब ये इंक्रीमेंटल एसेंडिंग ऑर्डर में है ना, क्रमिक, क्रमशः विकसित होती हैं इस मति ज्ञान, यानी इसको क्रमशः, इसमें क्रम टूटेगा नहीं। सबसे पहले अवग्रह होगा, फिर क्या होगा? इह होगा, फिर क्या होगा? आवाय होगा, और फिर धारणा होगा। इस मति ज्ञान में उक्त यानी ऊपर कहे हुए मति के उपरांत स्मृति ज्ञान, फिर संज्ञा या प्रतिभिज्ञान, और फिर चिंता यानी कि तर्क या व्याप्ति ज्ञान, और फिर अभिनिबोध यानी अनुमान ज्ञान होते हैं, और ये सब मति ज्ञान के ही नामांतर हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मति, स्मृति आदि पांचों के समुदाय का नाम भी मति ज्ञान ही है। मतलब जो ऊपर जो बताए गए है ना, तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इति अनर्थांतरम, तो ये पांचों जो ज्ञान थे, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, इनके ग्रुप को करें, अगर ग्रुप करें, इनका बनाएं, तब भी ये मति ज्ञान ही कहलाएंगे, ठीक है। और इनमें भी, पांचों में भी पहले ज्ञान का नाम क्या है? मति ज्ञान ही है, ठीक है ना। जी जी। इसलिए ये दोनों में लेकिन डिफरेंस है। उस मति ज्ञान में जो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, निबोध में आया है वो मति, और पूरे को मिला के जो मति ज्ञान बोला, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। जैसे समझ सकते हैं कि सिंगापुर है ना, सिंगापुर, सिंगापुर एक कंट्री है, लेकिन सिंगापुर की कैपिटल खुद सिंगापुर है जी। सिंगापुर की कैपिटल भी खुद सिंगापुर है। तो सिंगापुर जो कैपिटल है यानी सिटी है, क्या वो कंट्री हो गया? नहीं हो गया। लेकिन सिंगापुर के अंदर सिंगापुर है ना। तो वो अलग अलग उस तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही, कैटेगरी का डिफरेंस है, ठीक है। आज यहीं तक करें। हाँ जी। है ना? वो जी कोर्स में कितने